बाजार बोलता है। इसमें हम पहले एफआईएस का डेटा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद बढ़ेंगे टॉप गेनर्स लूजर और ग्लोबल इंडिसेस की तरफ। तो एफआईएस का डेटा एक बार फिर वही का वही जो हमें आजकल पिछले 5-6 दिन से देखने के लिए मिल रहा है। डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं। अगर हम एक नज़रिए से देखें तो डीआईएस की इतनी अच्छी खरीदारी ये मार्केट में कॉन्फिडेंस भी देती है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली ये क्या कॉन्फिडेंस छीनती है? नहीं। इसके पीछे की वजह बताएंगे क्यों। 5730 करोड़ रुपए की सेलिंग की है एफआईएस ने, डीआईएस ने 7000 करोड़ की बाइंग की है। एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है, कैसे अमेरिकन मार्केट बंद हुए, किस तरह से एशियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सभी पर नजर डालें तो अमेरिकन मार्केट तो ठीक बंद हुए, करीब आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिली डाउ जोन्स में। कल हालांकि नेस्डैक ज़्यादा तेज चल रहा था एज कम्पेयर टू डाउ जोन्स। वहीं शंघाई में देखें तो आज 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 185 अंक नीचे है। यही एक खबर है जिसने कि आपको और इंडियन मार्केट को थोड़ा सा खुश कर दिया है 2 दिन में, कि शंघाई नीचे है। शंघाई ऊपरी स्तरों से कल भी नीचे आया था, कल 10% ऊपर था, वहाँ से 4% ही केवल बंद हुआ ऊपर, और आज 5% नीचे, यानी कि जो तेजी थी सारी खो दी है। हैंसेंग करीब 1.5% नीचे है। निकाई करीब पौना % से 1% के बीच में ऊपर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। वहीं कोस्पी में करीब आधा % की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। कौन से ऐसे शेयर्स हैं आज जो धमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। धानी, ये काउंटर कल भी एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई थी, करीब 47-48 के लेवल से 53 के लेवल्स पर आया और आज करीब 15% ऊपर है। टोरेंट पावर यहाँ पर करीब 8.5% की तेजी, रिट्स यहाँ पर करीब 7.5% की तेजी, एलगी इक्विपमेंट 7%, कैंपस शूज यहाँ पर करीब 7% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। वहीं टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से शेयरों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उनमें जो टॉप पर है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। उसकी वजह भी है चाइना, जहां पर कि हमने देखा कि स्टिमुलस पैकेज उतना अच्छा नहीं मिला जितना कि स्ट्रीट वहां की एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से कल हमने देखा मेटल कीमतों में गिरावट और उसका असर नेशनल एल्यूमिनियम पर। साथ ही नेस्ले इंडिया यहाँ पर करीब 3.25%, अशोक लेलैंड करीब 3% और पेटीएम यहाँ पर करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिली है। पेटीएम कल टॉप गेनर्स की लिस्ट में था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं। तो ये कुछ एक शेयर जहां पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव रुझान देखने के लिए मिल रहा है आज की। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आरबीआई की पॉलिसी आई, जिसमें कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ बातें कही हैं। उन सभी बातों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट वहीं की वहीं रहेगी। पॉलिसी स्टांस उन्होंने एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया, तो ये इस पर बात करेंगे कि इसका क्या मायने रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो स्टांस है वो न्यूट्रल रहेगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका आउटपुट 1.8% Q1 में गिरा है, और गवर्नमेंट का कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है। हालांकि एक्सेसिव रेनफॉल जिससे कि कुछ एक इंडस्ट्रीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, कोल और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर कि थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। और आरबीआई ने अपनी जो इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ है FY25 के लिए वो 7.2% पर स्थिर रखी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही उनका मानना है कि इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल थर्ड क्वार्टर टू एक्सेलरेट टू 4.8%। आरबीआई गवर्नर का ऐसा मानना है, तो ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ ए कंसर्न हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इन्फ्लेशन के जो भी वेरिएबल्स हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल हुए हैं, लेकिन हम अभी गेट ओपन नहीं कर पाएंगे। गेट ओपन करने का मतलब यही है कि इंटरेस्ट रेट कट वाला। तो जो उनकी सोच थी, जो मार्केट सोच रहा था, वो अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं इन्फ्लेशन की फिगर को देखते हुए और इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उनका बॉन्ड यील्ड पर भी कहना है कि इंडियन बॉन्ड यील्ड जो कि 10 साल का जो बेंचमार्क होता है वो 5 बेसिस पॉइंट घटी है, 6.74% पर आ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन तब उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट को उनको देखना होगा। साथ ही शक्ति कांता दास जी ने यह भी कहा कि इंडियन रुपी ऑल्सो कंटिन्यू टू बी द लीस्ट वोलेटाइल करेंसी। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर हम अपने एशियन जो पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन में देखें या अन्य इमर्जिंग कंट्रीज़ की करेंसी से देखें, तो
उनके मुकाबले में हमारी करेंसी काफ़ी स्टेबल है, हमारी करेंसी उतना नहीं टूट रही है या इतना अप्रिशिएट नहीं कर रही है जितना कि दूसरे देशों की करेंसियों में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। अब हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you for having me on your show. Good morning. प्लेजर सर। सर, आरबीआई की पॉलिसी एक बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनमें भी कोई खास बदलाव नहीं है, केवल एक चीज़ जो कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो उनका स्टांस है वो एक्मोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है। सर, क्या मायने निकालें और किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए पॉलिसी के बाद? तो देखिए काफ़ी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन पे ही रही है और कमेंट्री भी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे है। केवल जो स्टैंस चेंज किया है, स्टैंस जब भी चेंज करती है आरबीआई, तो उसमें मतलब वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अकोमोडेटेड था, मतलब वो इन्फ्लेशन पे ज़्यादा चिंता रहती है और जिधर भी कर सकते हैं। अब न्यूट्रल स्टैंस है, तो न्यूट्रल का मतलब जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर है। आई थिंक मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर आप देखें इस सीजन में जो बरसात हुई है इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी अच्छा है आने वाले टाइम पे। क्योंकि इसके बाद जो फसल आएगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, और क्योंकि आप देखें कि बरसात अच्छी हुई है, लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज जो आईएमडी के हैं उससे तकरीबन 5 से 7% के ऊपर की बरसात है। एकरेज काफ़ी अच्छी रही है इस सीज़न में, और मुझे लगता है कि, और अगर आप देखें जितने भी रिजर्वोयर हैं थ्रू आउट द इंडिया, उसमें जो उस उनके जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप अगर 10 साल के एवरेज को देखें तो उसके आसपास ऊपर के साइड पर हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि शायद फसल अच्छी होगी, और इसके बाद वाली फसल शायद इससे ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो इंसेसेंट रेन है कई जगहों पे, जिसके कारण कि थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली फसल जो होगी नेक्स्ट सीजन में ठंड के टाइम पे वो ज़्यादा अच्छी होगी, और वो काफ़ी दैट ऑगर्स वेल फॉर जो है कि रेट कट हो सामने जाकर। मुझे लगता है कि पॉलिसी अच्छी है, और चूंकि अभी थोड़े से फूड इन्फ्लेशन में दिक्कतें हैं, जिसके कारण कि अभी इन्होंने स्टैंड जो है थोड़ा चेंज किया है, बट अभी पॉलिसी सेम रखा है उन्होंने इस बार। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अच्छा होगा मार्केट के लिए। बिल्कुल सर, कुछ तो काउंटर अगर मैं बोलूं कि बैंकिंग से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए, ऑटो से जुड़े हुए, जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं। हालांकि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिमांड नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट अभी कर दीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है सभी सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट विद दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा ग्रो किया पिछले 2 साल में। ऑटो सेक्टर ने विद दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा ग्रो किया। बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पीक पर आ गए। इनफैक्ट ये बात हो रही थी कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो एक बार के लिए उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक भी हो सकते हैं। सर, इन तीनों सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? कौन से शेयर्स हैं जो आपके फोकस में हैं इस समय? तो देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट अगर कूल ऑफ होता है तो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में अगर जो कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा ऑटो के नंबर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स में नंबर अभी नहीं अच्छे आ रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स अभी लास्ट के 2 महीनों से नंबर थोड़े से टेपिड हैं, और कह लें कि चैनल चैनल इन्वेंट्री भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो वहाँ से कैसे नंबर्स आएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक राइड कर चुके हैं। और वहीं पर कह लें कि अगर रियल एस्टेट की बात कर लें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी, कोविड के बाद एक बहुत अच्छी वेव को हम राइड कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है कि चूंकि ये सारे सेक्टर्स में कोई भी स्टॉक्स को अगर देख लें तो कोई भी निचले स्तरों पर या फिर रीजनेबली वैल्यूएशंस पे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर आप देखें कि इस इंटरेस्ट रेट कट से ओवरऑल कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट आउटगो कम होगा। तो मार्केट के लिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपको बॉटम लाइन देखना चाहिए कि किन कंपनियों में जहाँ पर लीवरेज ज़्यादा है, और उन कंपनियों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि अब मैं ग्लोबल फ्रंट से कुछ न्यूज़ लेना चाहता हूँ। ग्लोबल फ्रंट पर अगर देखें तो चीन के राहत पैकेज से मार्केट वहाँ का थोड़ा नाखुश हुआ।
लेकिन उनकी जो खुशी गई, वही हमारी खुशी लौटाने में भी उसने मदद किया। कल दो रीज़न जिसकी वजह से मार्केट रिकवर हुआ, उसमें एक कि चीन का राहत पैकेज थोड़ा उम्मीद से कम आया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे वो नीचे आए, क्रूड नीचे आ गया 4% से ज़्यादा, साथ ही बेस मेटल के प्राइसेस भी थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई दिए। दूसरा कि बीजेपी जो कि हरियाणा में हारती हुई दिख रही थी, एज पर द एग्जिट पोल्स वो जीत गई, तो ये एक मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्टर दे गया, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले समय में इलेक्शन है, तो उसके लिए बीजेपी की तैयारी थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि अब और जोर शोर से हो पाएगी। सर कैसे देख रहे हैं जो बेस मेटल से जुड़े हुए काउंटर हैं और जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए काउंटर हैं, उन सभी को? देखिए, क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें क्रूड में कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है उसके कारण बढ़ा था, लेकिन कुछ कूल ऑफ होने की खबरें आ रही हैं कि शायद जो है जो टेंशन थे वो ज़्यादा एस्केलेट ना हो, और उसके कारण हमने थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखा है। बट ओवरऑल अगर मेटल की बात कर लें तो मेटल मतलब इकोनॉमिक रिकवरी या फिर इकोनॉमिक अपहीवल से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, और काफ़ी दिनों से कुछ टेपिड मूव्स हैं मेटल्स में का, डाउनवर्ड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट अगर बेनाइन होते हैं, अगर देख लें कि यूएस में इंटरेस्ट रेट घटे हैं, यूरोपियन नेशंस, एशिया में ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काफ़ी जो है ये चीज़ें लगती हैं, और उसमें हो सकता है कि इनकी डिमांड बढ़े। तो इंटरेस्ट रेट ओवरऑल मुझे लगता है कि लार्जली इम्पैक्ट करता है बेस मेटल की बात जहाँ तक है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे बेस मेटल के प्राइसेस में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, तो बेस मेटल के प्राइसेस में सुधार होना चाहिए। तो सर जो भी बेस मेटल से जुड़े हुए शेयर हैं, लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, नालको, हिंडाल्को, इनमें कोई आपकी टॉप पिक है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एक्सपेंशंस हैं, और एक्सपेंशंस के लिहाज से एक छोटी कंपनी है, कोलकाता रीजन बेस्ड ही है, श्याम मेटलिक्स को देखें, मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से कंपनी कह रही है कि एक्सपेंशंस हैं उसके, तो एक तो होता है कि मेटल के प्राइसेस को आप राइट करते हो तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ पे आपको राइट करना है। दूसरी, अगर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हो तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और ज़्यादा इंटरनल एक्रूवल से ज़्यादा हो रही है इनकी, तो वो ज़्यादा जो है मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो श्याम मेटेलिक्स जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको वहाँ देखना चाहिए। दूसरी जो कंपनी है, दो कंपनियां, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, घटे हुए भाव पर इसमें भी धीरे धीरे देखा जा सकता है, क्योंकि ये कंपनियां भी नेचुरली अगर आप देखें ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स काफ़ी ग्रो करती हैं। और कमोडिटीज़ में जितने भी प्लेयर हैं इंडिया में, और कमोडिटी में ऐसा माना जाता है कि कोई भी प्लेयर को अगर देखना है तो जिन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और वो इक्विटी के वैल्यूएशंस मतलब वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के वैल्यू को बढ़ती है, क्योंकि एक्सपेंशन एक जगह तक आप जाकर आपकी बिल्कुल। लिमिट हो जाती है कि आप उसके ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो द वन एंड द ओनली वन वे इज़ टू एक्सपैंड, अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करें। और एक्सपेंशन तभी होता है जबकि कंपनियों को दिखता है कि सामने जो है कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो आने वाली है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है। और आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से सरकार का उद्यम है कि काफ़ी बड़ा जो है एक बजट का काफ़ी बड़ा एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की तरफ है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेटल लाइमलाइट में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि मेटल में कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि आपको फोकस रखना चाहिए। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। रवि सिंह जी बिहार से है, जीएमआर एयरपोर्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि एसआईपी मोड में क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है इस शेयर में? देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट मैं तो मतलब चूंकि कंपनी काफ़ी उद्यम कर रही है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन मैं कंपनी के नंबर से उतना आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक साइजेबल डेट है, और उस डेट को सर्व करने के बाद कंपनी के पास जो पैसे बच रहे हैं, बचते नहीं हैं पैसे, मतलब इनफैक्ट लॉस है। इवन टीटीएम बेसिस पर भी देखेंगे आप तो तकरीबन 1100 करोड़ के ऊपर का लॉस है।
जहाँ पर लॉस है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ज़्यादा है, बट लेकिन कामकाज करने के तरीके में या फिर आपकी बैलेंस शीट पर आपने ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में आपको एसआईपी की नहीं सोचनी चाहिए। एसआईपी अगर करना है तो बेस्ट है कि आप इंडेक्स पे करो, क्योंकि इंडेक्स में यू नेवर नो कि कौन सी कंपनी आ रही है जा रही है, बट इंडेक्स जो है उसके चूंकि वेट हैं और उसमें जो जी। मेथडोलॉजी है, तो आपको इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर एसआईपी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो द फॉर्चून ऑफ द कंपनी कब चेंज हो जाएगी, कब उसके जो है अगेंस्ट में सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो एसआईपी अगर करना है तो मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू गो टू थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और वो भी इंडेक्स फंड में करें, ज़्यादा सेफर है। और या फिर आप कोई भी अच्छे परफॉर्मिंग जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। श्वेता जी पूछ रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट सम गुड स्टॉक्स फ्रॉम द रियल्टी सेक्टर दैट आर गुड टू बाय एट करंट लेवल्स। श्वेता जी बिल्कुल, हम संतोष सर से पूछ लेते हैं। संतोष सर, रियल इस्टेट में कोई काउंटर है क्या जो आपको अच्छा लग रहा है सर? देखिए, रियल एस्टेट में काफ़ी काउंटर हैं जो कि मतलब इस लेवल पे मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं कि इस लेवल पे भी मैं जाकर उसको बाय करूं। लेकिन आपको ज़रूर कुछ स्टॉक्स बताता हूं जहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होते हैं तो आपको रखना चाहिए। उसमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि प्रेस्टीज स्टेट है। दूसरा जो है आप देख लें कि ओवरऑल रियलिटी है, ये अच्छा लगता है। ये दोनों कंपनियों को आप देख सकते हैं, बट नॉट एट दीज लेवल। यहाँ पर कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन मार्केट में होता है तब जरूर देखें उसके। बिल्कुल, तो नीचे आने दें मैम। ये दो शेयर कभी भी कोई सब्सटेंशियल करेक्शन मार्केट में होता है तब आप इन दोनों शेयर को बाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एक सवाल और लेते हुए चलते हैं। गौरव अवस्थी जी का सवाल है आरटीएन पावर पर। सर, इन्होंने ₹16.5 के रेट के बाय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अब पावर में चूंकि इंडिया में बहुत ही मतलब कह लें कि हॉलिस्टिक डिमांड आई है पावर में, क्योंकि देखिए पावर दो तीन चीज़ें हैं। जब भी इकोनॉमिक जो है अपटर्न होता है कंट्रीज में, तो सबसे ज़्यादा पावर डिमांड आती है। अ, अगर आप देखें किसी भी तरह से एक्सपेंशन हो रहे हों, इकोनॉमिक डिमांड बढ़ रही हो या लोगों की कमाई बढ़ रही हो, तो उसमें कह लें कि पावर की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है। और वैसा हमने कोविड के बाद होते हुए देखा है। आप देखें ग्रीन पावर पे काफ़ी बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनियां। रतन पावर के प्लांट्स बंद थे, लेकिन चूंकि इनके प्लांट्स चालू हुए हैं, क्योंकि सरकार का काफ़ी उद्यम है कि जितने भी प्लांट्स को जल्दी से जल्दी चालू किया जा सकता है विथ मिनिमम सपोर्ट, तो उनको चालू किया जाए। उसमें मुझे लगता है कि वन ऑफ दी ये थी कंपनी जिसको चालू किया गया है। अभी आप देखें जेपी पावर या फिर रिलायंस पावर, तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को। लेकिन अगर आप कामकाजी नतीजे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या, वो मैं काफ़ी स्केप्टिकल हूँ कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पावर की कंपनियां जो कि ऑलरेडी अच्छी मुनाफा कर रही हैं, या फिर जो है उनके पीपीएस काफ़ी साइन हुए हुए हैं, तो वैसी कंपनियों को देखें। तो वो उस कंपनियों के लिस्ट में मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी आती है। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करके दूसरी कंपनियां जितनी भी हैं, मुझे लगता है कि आप देखें एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, ये तमाम कंपनियां, टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं, या फिर आप देख लें टोरेंट पावर, ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। ये तमाम कंपनियां जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं। बट लेकिन आपको धीरे धीरे, चूंकि मार्केट ऑलरेडी इन चीज़ों को रियलाइज कर स्टॉक प्राइस बढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे निवेश करें, गिरे भाव में ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन कुछ एक खबरें जहां पर कि मार्केट फोकस कर रहा है। एक तो जो एफआईज की सेलिंग थी उसने मार्केट को ज़रूर डराया पिछले एक वीक में, लेकिन उस मुनाफा वसूली की जो वजह थी वो यही थी कि सीएलएसए और नमूरा ने दोनों ने कहा कि सीएलएसए ने अपना वेटेज घटाया था, नमूरा के भी कुछ क्लाइंट्स ने इंडियन मार्केट से अपना जो एक्सपोजर था वो कट कराया और उन्होंने चीन में निवेश किया। हालांकि अब चीन में जब से कल से खबर आई है कि उनका जो स्टिमुलस है वो उस एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं था, जिसकी वजह से हमने देखा कि चीन का मार्केट गिरा है और इंडियन मार्केट में एक खरीदारी लौटी है। साथ ही अगर देखें
तो इम्पॉर्टेंट खबरों में टीसीएस के नतीजों पर मार्केट का फोकस रहेगा, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। एक बार नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं किस तरह के नतीजे टीसीएस के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो कंपनी के नतीजे हैं उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के एस्टिमेट्स हैं। 2.8% की ग्रोथ था रेवेन्यूज़ में, करीब 64,337 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है। प्रॉफिट में करीब 4.5% की ग्रोथ ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखने के लिए मिल सकती है। एबिट और एबिट मार्जिन्स भी देख लेते हैं किस तरह के देखने के लिए मिलेंगे। तो एबिट में करीब 5% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, 16,181 करोड़। वहीं पर जो वेज हाइक था वो अभी टला है, तो कंपनी का एक जो मार्जिन फ्रंट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 24.7% से 25.2% की मार्जिन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस, ज़्यादातर जितनी भी आईटी दिग्गज कंपनियां हैं ये 17-18 तारीख तक अपने रिजल्ट्स दे देंगी। हालांकि हमने देखा कि आईटी इंडेक्स ऑलरेडी अच्छा चल भी चुका है पिछले, अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट्स 4 जून के बाद देखें तो आईटी इंडेक्स करीब 11 से 12 हज़ार पॉइंट चला है, और उसमें लीडिंग काउंटर्स यही रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। क्या लगता है सर, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या गाइडेंस भी ठीक रहेगी तो ये शेयर चलेंगे या यहाँ से मुनाफा वसूली आएगी? देखिए, अगर आप हायरिंग ट्रेंड्स को देखें, और मैं अभी कुछ ट्रेंड्स देख रहा था जिसमें कि नौकरी ने कहीं खुलासा किया था, किसी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि लास्ट के 2 महीनों में पूरे आईटी क्षेत्र में हायरिंग जो है बढ़ी है। तकरीबन 2 लाख लोगों को लिया गया है। मुझे लगता है कि, और आप देखें कि टीसीएस पहली कंपनी थी इंडिया में जो कि जिसने कि अनाउंस किया था कि अब वो इंजीनियरिंग जो 20 स्कूल्स में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ से लोगों को हायर करेंगे वो। क्योंकि बहुत दिनों बाद अगर देखें कि उनके हर जो है क्वार्टर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें रुकी हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और टीसीएस उसमें पहली कंपनी थी जिसने ये अनाउंस किया था। इसका मतलब है कि उनको जरूर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और चूंकि यूएस में अब आप देखें कि इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, वहाँ पे चालू हुआ है घटना, तो वो एक जो है उम्मीद की किरण वहाँ दिख रही है कि जरूर काम इनको मिल सकते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, और कॉर्पोरेट सोचते हैं कि क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है कम होती है और फिर वो एक्सपेंशन की सोचते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बड़ी कंपनी में टीसीएस के नतीजे अच्छे रहने चाहिए। और दूसरी, जहाँ पर डार्क हॉर्स मुझे दिखता है वो एचसीएल टेक हो सकता है। हाँ, तो एचसीएल टेक मुझे ज़्यादा, तीनों जो बड़ी बेलवेदर कंपनीज हैं उसमें ज़्यादा सबसे जो है पैकिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो एचसीएल टेक, टीसीएस, फिर इन्फोसिस है मेरे लिए। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आईटी में आपको नज़र रखनी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड, और कहां से आपको थोड़ा सा कॉशियस मोड पर रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग सर, कल आफ्टरनून के बाद से राहत आई आपके क्लाइंट्स को, आपको, और अब क्या बता रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? ये जो रिकवरी है ये कितनी सस्टेनेबल है, कहां तक पहुंचेगी ये रिकवरी ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी के अंदर एक बिल्डअप बना हुआ है, करीब आप देखें तो 24,753, 867, ये बेसिकली जोन था 24,700, 800 के पुट राइटर का। और मुझे लगता है कि जो रिकवरी आई है ये करीब 25,385 तक जाना चाहिए इसको, और 25,385 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो बेसिकली 25,300, 400 के कॉल रेटर का बेस है। तब मैं इस रिकवरी को थोड़ा सा मजबूत मानूंगा कि हाँ, रिकवरी सस्टेनेबल है। वैसे आप अगर आप वीकली चार्ट पर भी देखें तो एक बार आपको ये देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। फर्दर फॉल तब तक नहीं मिलेगा जब तक 24,753, 867 का बेस नहीं टूटता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 20,283, सॉरी 50,280, 370, ये वो जोन है जहां पर एक बुलिश बेस बना हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक नॉच कमजोर है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब तक 51,900 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं बंद होता है तब तक एक दिक्कत है। अगर आप डेटा में भी देखें तो 81% का जो पाएगा लॉन्ग था 27 तारीख को गिर करके 43% के आसपास आ गया है। कल भी कोई कमी नहीं छोड़ी है पाए ने, फिर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एंड वाइंडिंग दिखाई दी थी। इसमें से आप देखें
कि करीब 2751 करोड़ रुपए था, तो निफ्टी फ्यूचर सेल करके गए थे, 376 करोड़ का बैंक निफ्टी बाय करके गए थे। आज एंटिसिपेट कर रहे थे कि न्यूट्रल स्टांस आरबीआई का आएगा, और अगर 25 बेस पॉइंट का कट आता तो ठीक है, एक बार बुलिश बेस बनेगा, अदरवाइज हो सकता है ऊपर की तरफ एक बार कंसोलिडेट करके इंडेक्स में दोबारा कंसोलिडेशन देखने को मिले। 8% लगभग शॉर्ट कॉल बिल्डअप काट के गए थे, मतलब बेचने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, ज्यादा करके आप देखेंगे तो 7,000 करोड़ रुपया फिर टीआई ने कल कैश बाय किया था, जबकि एफआई फिर 57 करोड़ सेल करके गया है। यूएस में, चाइना में आप देखेंगे तो हैंगसेंग और शंघाई कंपोजिट एक बार ओवरबॉट जोन में चल रहा है, जिस वजह से मेटल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, अगर आप करंट जी मार्केट में जो बिजनेस बनी हुई है उसके अंदर आप ध्यान दें, तो मुझे लगता है एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल, और इसके अलावा आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, यहाँ पर आपको ज्यादा हो सकता है बुलिश न्यूज देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो सर का मानना है कि यहाँ से निफ्टी में अभी और करीब 150 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है सर, यही बोल रहे हैं ना? 25,385। जी जी, 25,385 मेरा वो जोन है जहां तक बिल्कुल निफ्टी जा सकता है। इस ये जाकर के इसके ऊपर क्लोज करेगा तब मैं इसको बिल्कुल बुलिश मान करके और आगे का लॉन्ग भी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लेवल्स ध्यान में रखना है, और जिस तरह के मार्केट में रिकवरी है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कल रात आई है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने कहा कि लेबनान के फेवर पक्ष में हैं हम, सीज़ फायर को लेकर इजराइल के साथ। इसी वजह से कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली। एक तो चीन में स्टिमुलस उतना एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं आया, दूसरा हिजबुल्लाह अब लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं। कल इजराइल ने बोला भी कि जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स थे और जो नेक्स्ट टू टॉप लीडर्स थे, हमने सबको ख़त्म कर दिया। तो ये एक कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेबनान की तरफ से जो एक संकट गहरा रहा था इजराइल पर, वो कुछ हद तक अब लग रहा है कि ईज आउट होगा, और उसका एक इम्पैक्ट है। लेबनान ऑलरेडी सीज़ फायर को लेकर बातचीत कर रहा है इजराइल से, लेकिन इजराइल ने पहले ही बोल दिया कि हमारी प्रॉब्लम आपसे नहीं है, हमारी प्रॉब्लम केवल हिजबुल्लाह से है, आप अपने को दूर रखें। अगर सीज़ फायर चाहते हैं तो आप लेबनान में जो हिजबुल्लाह के जो कार्यकर्ता हैं और जो भी लोग हैं उन सबको पीछे हटने के लिए बोलें और उनको समर्पण के लिए बोलें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट से आई है, और उसी की वजह से हमने देखा कि एक इंडियन मार्केट में भी अच्छी रिकवरी और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़े से मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और लास्ट खबर जो पे संतोष सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वेदांता जिसकी डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक कल होने वाली थी, वो आज के लिए डेफर हो गई है। तो आज क्या लग रहा है सर, कितना डिविडेंड आ पाएगा और किस तरह से स्टॉक ट्रेड कर पाएगा? ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि डिविडेंड कैसे, क्योंकि आप देखें कि वेदांता में जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो थोड़े से कैश ट्रैप हैं, और वही कारण रहा है कि ये काफ़ी लिबरल डिविडेंड अनाउंस किया है। ऐसा ना समझें कि वो जो प्रमोटर हैं वो सारे लोगों को शेयर मतलब दूसरे के लिए दे रहे हैं, खुद के लिए, चूंकि वेदांता को खुद चाहिए पैसे, तो उसके लिए वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं। और मैं इसकी कवायद तो नहीं करना चाहूँगा कि कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है, वो डिफ़िकल्ट है लगाना अंदाज़ा। बट चूंकि जो है उनको पैसे चाहिए होंगे, तो शायद मैक्सिमम अमाउंट जो कि पिछले साल दिए हैं, हो सकता है कि वहाँ तक डिविडेंड मिल सकता हो आपको।